Good morning, class 6. So, as you know that this is your social science class and we were studying the civic section, and this is the chapter number 5, local self-government in urban areas. So, in the previous class, we had been discussed about the local government institutes in the urban areas, where the three institutes are Nagar Panchayat, municipal committee and the municipal corporations. And in the previous class we have been discussed about the first institutions of local self government in urban area, Nagar Panchayat. And in this institution we have discussed about the main function of Nagar Panchayat, source of income under the Nagar Panchayat. Now, my dear students, today we will discuss about the second institution of local self-government in urban areas, which is municipal committee. First of all, let's discuss about its organization. So, the municipal committee or the municipal board is the local self government of a smaller town. छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो पाई जाती है, जिसे हम म्यूनिसिपल बोर्ड भी कहते हैं, और अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसे नगरपालिका के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से छोटे शहरों में काम करती है, क्या इसकी क्राइटेरियाज है, ठीक है, क्या मेंबर्स की, इसके जो मेंबर्स होंगे नगरपालिका के म्युनिसिपल कमेटी के, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, कौन वोट दे सकते हैं उनके इलेक्शन के लिए, और किस तरह से म्युनिसिपल कमेटी वर्क करती है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी म्युनिसिपल बोर्ड जो है वो स्मॉलर टाउन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करें, वैसे टाउन्स जिसके पॉपुलेशन जनरली बिटवीन 20,000 से लेकर 60,000 तक का पॉपुलेशन हो जिस शहर में, वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी जो है वो वर्क करती है। सेकंड पॉइंट इसका निकल कर आता है अबाउट द मेंबर्स। म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली 15 to 60 मेंबर्स होते हैं एक म्युनिसिपल कमेटी में, जिसका इलेक्शन जो है कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो करते हैं। उसी शहर में रहने वाले कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कमेटी को इलेक्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। अब जो सिटी है जहाँ पर कि म्युनिसिपल कमेटी वर्क कर रही है, फंक्शनिंग कर रही है, उस सिटी को छोटे छोटे या कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन के लिए शहर को कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फ्रॉम ईच ऑफ द वार्ड्स देयर विल बी अ मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर द इलेक्शन। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो वोटर्स होंगे उनकी क्राइटेरिया क्या है, कौन वोट दे सकते हैं।
तो वैसे सिटीजन, इंडिया के सिटीजन जिनका एज 18 ईयर्स तक हो चुका है और उसी शहर में रहते हों जिस शहर में उस म्युनिसिपल कमेटी जो है वो वर्क कर रही है, जिसका इलेक्शन होना है, जिसके मेंबर्स का इलेक्शन होना है, उसी शहर के जो रेसिडेंट्स हैं जिनका एज 18 ईयर्स हो चुका है, ठीक है, और वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सिटी के भी, शहर के भी सिटीजन हैं, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए वोटर कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द कैंडिडेट? सो कैंडिडेट also must have this qualification. It means they should be the 18 years of age and plus that he should be 20 years of age to nominate itself as a candidate. अगर उन्हें कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर नॉमिनेशन करना है तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, साथ ही उसी पार्टिकुलर सिटी के भी सिटीजन होने चाहिए जहाँ से उनको नॉमिनेट होना है। नॉमिनेट होने के लिए यहाँ उनका एज क्राइटेरिया जो है वो 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। नाउ जो भी मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन में वो जीत जाते हैं, यानी कि वो म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर अगर बन जाते हैं, देन आफ्टर वो क्या है कि उनको वो ये एलिजिबल हो जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं और क्या फंक्शंस हैं। He presides over the meetings of the municipal committee and carries out the functions with the help of the executive officer and other officers like the secretary, the health officer, the municipal engineer, etc. तो जो भी मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कमेटी के, वो जो फंक्शंस उनको करना है म्युनिसिपल कमेटी को, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड हो, या फिर नालियों से रिलेटेड हो, साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, हाइजीन से रिलेटेड हो, तो वो मेंबर्स क्या करते हैं कि अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के थ्रू अपने काम को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं, उनको कंप्लीट कराते हैं। जैसे कि म्युनिसिपल कमेटी के अंडर में कुछ एग्जीक्यूटिव्स होंगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर्स के द्वारा, उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को होता है। जैसे कुछ ऑफिसर्स सेक्रेटरी हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, म्युनिसिपल इंजीनियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उस वर्क को, उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि म्युनिसिपल कमेटी का क्या ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। एज वी नो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर कि कोई भी एलिजिबल पर्सन जो है वो किसी इलेक्शन में नॉर्मली, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, ठीक है, या फिर किसी और पोस्ट का इलेक्शन, नॉर्मली जनरली हम लोग देखते क्या है कि अगर वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं जो किसी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वैसे लोग जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, या फिर अगर हम बात करें किसी हायर पोस्ट पर हैं, या फिर जो पार्टीज़ होती है, ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनसे उनका टच या पहुंच बहुत ज़्यादा है, तो वैसे लोगों के जीतने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे में डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, डेमोक्रेसी कहता है कि हर सेक्शन से, किसी भी सेक्शन से, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, वीकर सेक्शन हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का पीपल जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है एज ए कैंडिडेट। तो ज़्यादा चांस किसके होंगे जीतने के? वैसे लोगों के ही होंगे ना, जो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी पहुंच ज़्यादा हो, जिनके पास पावर ज़्यादा हो, जो हायर पोस्ट पर हों। तो वैसे लोगों का क्या, जो वीकर सेक्शन से रिलेट करते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग इलेक्शन में कैसे जीतेंगे या किस तरह से वहाँ पर अपना जो कैंडिडेचर है वो सिद्ध कर पाएंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ सीट्स जो है वो रिज़र्व करके यहाँ पर प्रोवाइड कराया है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी इलेक्शन के लिए। तो हम लोग पार्टिकुलरली अभी बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी की। तो म्युनिसिपल कमेटी में भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ सीट्स वीकर सेक्शन और वीमेंस के लिए क्या किया है, रिजर्व किया है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कीपिंग द इशू ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन माइंड, गवर्नमेंट हैज रिजर्व सीट्स फॉर वीमेन। वीमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण के लिए, उनको समाज में आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वीमेंस के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखा है। यानी कि जो भी परसेंटेज ऑफ सीट्स किसी भी इलेक्शन में वीमेंस के लिए रिजर्व होंगे, वहाँ पर सिर्फ वीमेन कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। वहाँ पर मेल कैंडिडेट एज ए मेंबर ऑफ या फिर एज ए कैंडिडेट वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं उस इलेक्शन के लिए, जहाँ पर कि वीमेंस के लिए सीट जो है पहले से रिजर्व है। सो सीट्स आर रिजर्व इन अ कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी for the scheduled caste and tribes in the ratio of their population to the total population of the town city। उस शहर में जहाँ भी म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होना है, तो किसी टाउन या सिटी में म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होगा, तो जो टोटल पॉपुलेशन होगा टाउन और सिटी में, टाउन और सिटी में, वहाँ पर जो भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से जिस रेशियो में एससी और एसटी कैटेगरी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उसी रेशियो में सीट्स जो हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट एंड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नॉट लेस देन 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स मस्ट बी वीमेन। जो भी सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होंगे, उनका 1/3 परसेंटेज क्या होगा, वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वीमेंस के लिए रिजर्व होगा। मान लिया जाए कि किसी म्युनिसिपल कमेटी में अगर 20 सीट्स अगर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है, तो 20 का 1/3 जो है वो किसके लिए रिजर्व होगा? वो होगा आपका वीमेंस के लिए रिजर्व हो जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एससी एंड एसटी वीमेंस के लिए 20 का 1/3 सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये तो 20 सीट्स हो गया आपका, मान लिया जाए SC ST का। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स मान लिया जाए कि 30 सीट्स और हैं, ठीक है, तो 30 या 20 + 50, सो इस 50 का 30 + 20 हो गया 50 सीट्स। तो अब ये जो 50 सीट्स होंगे, ये जो 50 सीट्स होंगे, इसका भी 1/3 निकाला जाएगा, ठीक है, इस 50 का 1/3 निकाला जाएगा, और ये इंक्लूडिंग 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वीमेंस अंडर SC ST, और टोटल सीट्स ऑफ 50 का 1/3 ये क्या हो जाएंगे, वीमेंस के लिए रिजर्व हो जाएंगे।
including the women seats of SC/ST and the women seats of other categories। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दिए जाते हैं फॉर द पर्टिकुलर sections of our society। So students, today we have discussed the second institutions of local self-government of urban areas, and in this section we have discussed about its organization, reservation of seats। So now students, let's discuss about the problems of cities। अब जो शहर हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं म्युनिसिपल कमिटी यानी कि नगर पालिका, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना होता है, उसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह से रूरल एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स से काफ़ी हटकर जो प्रॉब्लम्स फेस यानी देखा जाता है सिटीज़ में, ठीक है, किस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। सो एज वी नो दैट द सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है सिटीज़ में, बहुत जनसंख्या पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, और ये जो लोग हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में, वास्ट एरियाज तक फैले हुए होते हैं सिटीज़ में। और ये जो पॉपुलेशन है जो सिटीज़ में पाई जाती है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जितना पॉपुलेशन किसी सिटी में है आने वाले 5 सालों में उतना ही पॉपुलेशन होगा, या उसका एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड है कि इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, बल्कि सिटीज़ धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, और ज़्यादा एरियाज़ में फैलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज सिटीज़ की अगर हम बात कर ले, जैसे दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, लुधियाना, तो कुछ इस तरह के जो सिटीज़ हैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, और ये जो पीपल्स हैं वो कई मील दूर तक फैले हुए हैं, यानी वो जो सिटीज़ का जो एरिया है वो काफ़ी मीलों तक फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इन बड़े शहरों में पाए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, जितने बड़े एरिया में कोई सिटी जो है वो फैला होगा, तो गवर्नमेंट के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन में इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने वास्ट एरिया में फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड कराई जाए। चाहे फैसिलिटीज़ हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात कर लें, क्योंकि जो रीजन में हमारा शहर फैला है वहाँ एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अच्छी सड़क फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत बड़े शहरों में लोकल ट्रेन्स चलते हैं, मेट्रो ट्रेन्स चलते हैं, तो वो सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी लोकल गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक प्रॉब्लम उनको फेस करना होता है। अब सभी लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी मिलना चाहिए, है ना। क्या मिलना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉल्यूटेड वाटर उनको सप्लाई होगा या वो पिएंगे तो इससे क्या होगा कि हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी हम लोग कहते हैं, उनके लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि इतने बड़े पॉपुलेशन को प्योर ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से सप्लाई किया जाए। साथ ही अभी हम लोग मॉडर्न एज में रह रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस जो हैं जिन पर इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। आप घरों में देख लीजिए, फ्रिज है, फिर वॉशिंग मशीन्स हैं, यहाँ तक कि अभी ठंड के मौसम में आयरन रॉड का इस्तेमाल लोग करते हैं पानी गर्म करने के लिए। गैजेट्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमारा जो अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस पर डिपेंडेंट है,
और उनको रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। अभी ज़रा सा इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है शहरों में तो लोग जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह नहीं पाते हैं। सो इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलरली वहाँ के पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराना एक प्रॉब्लम है। साथ ही स्कूलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हमारा आने वाला जनरेशन जो है वो बढ़िया नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्कूलिंग, कॉलेजेस यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी उनको बेहतर फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ के पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराना लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही हेल्थ से रिलेटेड हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारे इसेंशियल एमेनिटीज़ हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को की ड्यूटी है कि वो सारे फैसिलिटीज़ अपने यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी के सामने आती है, जिनको विद इन द टाइम प्रोवाइड कराना वहाँ के पॉपुलेशंस को उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।